मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में बिखरी कहीं अनकहीं सत्य घटनाओं पर मैं कहानी लिखती हूँ और फिर आपको अपनी ही आवाज़ में सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शीर्षक है सांझी दुनिया। मम्मी एक बार फिर पीछे पड़ गई थी। बेटा, अच्छा नहीं लगता है, अब तो ट्रांसफ़र हो गया है, तू उस शहर से जा ही रही है, मिल आना एक बार बुआ जी से। मैं ठुनकी थी। क्या मम्मी, तुम्ही ने तो बताया था रमेश भैया के बारे में, तब से वहाँ जाने का मन नहीं करता है मेरा, जानती तो हो। अरे गुड्डी, तेरी बुआ जी तुझे कितना याद कर रही हैं। कह रही थी गुड्डी से कहना जाने के पहले एक बार ज़रूर मिल जाए। अब मम्मी मानने वाली तो थी नहीं, इसलिए कल यानी संडे को चली गई थी मैं बुआ जी के घर। सरोजा दीदी, इधर आइए ज़रा। चलने से पहले रेनू भाभी मुझे अंदर ले गई थी। दीदी, आपसे कुछ कहना था। मैंने कहा, हाँ हाँ भाभी, कहिए ना। भाभी हिचकिचाते हुए बोली थी, वो आपने अपने भैया के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब जो उनकी दूसरी बीवी की खबरें फैली हुई हैं। मैं लज्जा से गड़ गई, न हाँ कह सकी न ना। कुछ संयत हुई तो बेसाख्ता पूछ बैठी थी, भाभी आपने क्यों करने दिया भैया को दूसरा विवाह? इतना प्यारा भरा पूरा घर संसार था आपका। भाभी कुछ जवाब देती उससे पहले ही बड़ा भांजा मनीष घर में घुसा था। इस समय अंदर कमरे में मेरी उपस्थिति से अनजान था। आते ही गुस्से से चिल्लाकर बोला, मम्मी, अभी तक मेरी बाइक का इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर कर क्या रही है वो औरत? उसने बाइक के लिए रुपए नहीं दिए अभी तक। उसको बोलो सोच ले, जल्दी दे दे वरना पापा से डिवोर्स दिलवाता हूं। गुस्से भरी आवाज अंदर तक आ रही थी। रेनू भाभी ने मुझे कनखियों से देखा और नजरें चुरा ली। फिर धीरे से बोली, अब आपसे क्या छुपाना सरोजा दीदी, बच्चों के खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर अम्मा जी के इलाज का भी काफ़ी हो जाता है। अब यह है कि कम से कम छोटे मोटे खर्चे तो पूरे हो जाते हैं। मैं भौचक रह गई थी। क्या? तो आप लोग उससे पैसे भी लेते हैं? और उसका अपना परिवार, अपने बच्चे और उनका खर्चा? वो तो दीदी, मैंने शादी की परमिशन ही इस शर्त पर दी थी कि उससे कोई संतान नहीं होनी चाहिए। अपने पति की वसीयत में कोई हिस्सा बांटनी चाहिए मुझे। भाभी की आवाज़ में अपनी चतुराई पर गर्व का पुट था। भाभी, इतनी ही बड़ी वसीयत थी आपके पति की, तो उस दूसरी पत्नी से खर्चा लेने की क्या ज़रूरत थी आपको? मेरा सर कड़वाहट से भर गया था। दीदी, भोली हैं आप। भाभी ने मेरी नासमझी पर तरस खाया। देखिए, बढ़िया सरकारी नौकरी है उसकी, अच्छा घर भी मिला हुआ है, आगे पीछे कोई है नहीं, जो भी हैं हम ही लोग तो हैं। हम पर नहीं करेगी तो किस पर खर्चा करेगी? अच्छा, तो ये मजबूरी थी आपकी? मेरे व्यंग की अवहेलना कर भाभी बोली, वैसे भी वो इन बच्चों को बहुत मानती है। आपको कैसे पता? मिली हैं आप उससे? जैसे जैसे भेद खुलते जा रहे थे मेरी खींच बढ़ती जा रही थी। नहीं, मिली तो नहीं हूँ, पर पता है मुझे। भाई, जब अपने बच्चे नहीं हैं तो अपने पति के बच्चे ही तो अपने हुए ना। भाभी ने एक बार फिर मुझे नासमझ और स्वयं को होशियार साबित कर दिया था। मेरी आंखों और चेहरे के भावों ने मेरी चुगली कर दी। ये देखकर भाभी दयनीय सूरत बनाकर बोली, क्या करती दीदी, इस बार तो इन्होंने साफ कह दिया था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं उसके ही घर में उसके साथ रहने लग जाऊंगा, फिर मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। और अगर मान जाती हो तो सब कुछ पहले जैसे चलता रहेगा, बस मैं उससे भी मिलने जाता रहूँगा। जो मैंने सहा है सरोजा दीदी, वो किसी पत्नी को ना सहना पड़े। और आंखों पर चुन्नी रखकर उनका सिसकना शुरू हो गया था। इससे अधिक ड्रामा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चलने को खड़ी हो गई, पर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, दीदी एक काम करेंगी मेरा?
एक बार वहाँ होकर आइए ना, आपकी ही तरफ तो है उसका घर। 2057 बताते हैं। कुछ भी बहाना निकाल के मिल लीजिए ना। बहुत मन है उसे देखने का, उसके बारे में जानने का कि कैसी है, कैसे इनको फंसा लिया। देखूं तो क्या मुझसे अधिक सुंदर है? देखिए, ये सब मैं किसी और से या इनसे तो कह नहीं सकती ना, आपसे ही कह सकती हूँ, इसीलिए बुला लिया अंदर। प्लीज़ एक बार मिलकर आइए ना दीदी, रेनू भाभी ने निरीह भंगिमा बनाकर कहा। इसके बाद मेरे लिए 1 मिनट भी वहाँ रुकना दूभर हो गया। घर चली आई मैं। घर आने के बाद भी और आज ऑफिस जाते समय मेट्रो में भी रेनू भाभी की बातें मुझे सोचने पर मजबूर करती रहीं। छी, एक औरत होकर भी एक औरत को ही कैसे छल सकी भाभी। माना भैया ने गलत किया उनके साथ, पर क्या सिर्फ इस वजह से ही उन्हें भी गलती करने का अधिकार मिल गया था? उस दूसरी औरत को मां बनने से कैसे रोका भाभी ने? इतना स्वार्थ, जबकि उनका अपना तो भरा पूरा परिवार है उनके पास। पर वो किसके सहारे रहेगी? और भैया, वो भी कैसा अनुभव करती होगी उनकी दूसरी पत्नी, जिसे मां बनने तक का हक नहीं मिला था सिर्फ विवाहिता होने का तमगा, और वो भी एक 2 दर्जे का, और मात्र इतने से ही उसे संतुष्ट होना पड़ा था। ऑफिस पहुंचकर काम शुरू किया ही था कि अचानक ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन होने के कारण छुट्टी का अनाउंसमेंट हो गया। इस अचानक मिली छुट्टी से हर तरफ दबी ढकी खुशी दिखाई दे रही थी। मैं भी तेजी से अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ ली थी। रास्ते में फिर वही कल वाली बातें ही दिमाग में घूमने लगी थीं। हृदय उस अनजान स्त्री के लिए एक करुणा भरी संवेदना का अनुभव कर रहा था, जिसने नारी की संपूर्णता के मानक को, यानी मातृत्व सुख को ही तिलांजलि दे दी थी। भैया से प्रेम करने का खामियाजा उसे कितना और कब तक भुगतना पड़ेगा? क्या कभी वो इस सत्य से अवगत हो पाएगी कि भाभी ने कितनी कुशलतापूर्वक उसे स्थायी प्रदाता के पलड़े में बैठा दिया है और स्वयं स्थायी आदाता के पलड़े में विराजमान हो गई हैं, और वो भी बेचारी होने का जामा पहनकर। अपने स्टॉप पर उतरी तो पांव खुद ही मुड़ लिए बी ब्लॉक की तरफ। मस्तिष्क रीता था, कुछ नहीं सोच पाई थी कि क्या बहाना बनाऊंगी या क्या कहकर अपना परिचय दूंगी। बस हृदय में विचारों का झंझावात समेटे 2057 को ढूंढ रही थी। रीतनगर के किनारे से ही शुरू हो गए थे सरकारी क्वार्टर्स। किधर पड़ेगा 2057, सोच ही रही थी कि एक ग्रोसरी शॉप दिखी। सोचा वहीं पूछ लेती हूँ। एक महिला कुछ सामान ले रही थी। सलीके से बंधी हल्के पीले रंग की साड़ी में लिपटी उसकी उजली छरहरी काया और पृष्ठभाग को देखकर ही उसके अभिजात्य सौंदर्य का अनुमान लगाया जा सकता था। कुछ आगे बढ़ने पर कुछ जानी पहचानी सी लगी, और कुछ और कदम बढ़ाने पर तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। हाँ, कमलिनी ही थी वो, मेरी प्रिय बाल सखी लिनी। कोरियन पिता और काश्मीरी माँ, दोनों से ही अपूर्व नैसर्गिक सुंदरता विरासत में मिली थी उसे। उनकी इकलौती संतान थी वो, इसी से हमारे घर से अधिक ही लगाव था उसका। बचपन की मधुर स्मृतियों से मन मयूर नृत्य कर उठा था। मुझे काली कलूटी कहकर चिढ़ाने वाले बच्चों को अपनी तीखी ज़बानी तलवार से वो ऐसी ऐसी उपाधियों से विभूषित करती थी कि सब घबराकर वहाँ से पलायन कर जाते थे। उसके संरक्षण में मुझे एक मजबूत संबल मिलता था। हालांकि हमारी जोड़ी को चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ज़ीब्रा लाइंस, ब्लैक एंड वाइट मूवी या सॉल्ट एंड पेपर जैसी कितनी उपाधियाँ मिलती रहती थीं। फिर 12वीं पूरी होते होते उन लोगों का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था। कुछ समय तक तो हालचाल मिलते रहे, फिर वो भी बंद हो गया। मैंने पास जा कंधे पर हाथ रख स्नेह से कहा, लिनी, हाय तू
कैब पलट के वो इतनी ज़ोर से चिल्लाकर मुझसे लिपट गई कि आसपास की कई जोड़ी नज़रें हम पर चिपक गईं। मैं संकोच से गड़ी जा रही थी, पर सदा की भांति उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काम पूरा कर बड़े ही स्वाभाविक अंदाज में उसने अपना पर्स कंधे पर टांगा, सामान का झोला उठाया और चल घर कहती हुई दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़कर चलने लगी। मैंने कहा, अरे अभी किसी काम से आई हूँ, फिर किसी दिन आती हूँ। बड़ी आई काम वाली, चुपचाप चल, पास में ही है घर, उसने पहले जैसे अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। मैं भी पहले की ही तरह उसे कुछ नहीं कह पाई। मेरी आंखें रास्ते में पड़ने वाले घरों का नंबर पढ़ती जा रही थीं। B42, B43, B49, 50। न जाने क्यों हृदय एक अनचीने भय से त्रस्त हो रहा था। हे प्रभु, जिस घर में हम रुके वो B57 न हो बस। हम लिफ्ट से बाहर निकले। सामने 4 फ्लैट्स थे। मैं बुरी तरह से भयाक्रांत थी। बाईं तरफ थे B57, B58, दाईं तरफ B59, B60। मैं जानबूझकर लेनी से 2 कदम पीछे रह गई। कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए। मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु दया करना, B57 नहीं। जब आंखें खोली तो लीनी B57 का दरवाज़ा खोल रही थी। अंदर पहुंचकर मैं निढाल सी सोफे पर ढह गई। आंखें अभी घर का ब्यौरा ले ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, ले पहले चाय पी, फिर खाना बनाते हैं। मैंने मुड़कर देखा, लीनी का सौंदर्य पहले से भी कई और सोपान ऊपर चढ़ चुका था। क्या विवाह होने भर से ही कोई इतना सुंदर बन सकता है? चेहरा थोड़ा सा भर गया था। रंगत पहले ही दूधिया सफ़ेद थी, अब उसमें प्राकृतिक गुलाबों का रंग और सितारों की चमक भी घुल चुकी थी। हंसने पर उज्जवल दंत पंक्ति और दोनों गालों पर पड़ने वाले गड्ढे किसी का भी मन मोहने की क्षमता रखते थे। हल्की घुंघराली अपार केश राशि पीठ से नीचे तक लटकती ढीली चोटी में बंधी थी। माथे पर लाल बिंदी दमक रही थी और मांग में लाल सिंदूर। मेकअप के नाम पर घनी काली बरौनियों से ढकी उसकी आंखों में काजल की महीन रेखा थी और अरुणिम अधरों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। सिर्फ इतने से ही लिनी का विवाहिता रूप आंखें चौंधिया रहा था। B57 का ताला खुलते ही जो कटु सत्य स्वयं को साधिकार स्थापित कर चुका था, मेरा मन अभी भी उसे झुठलाने में ही लगा था। शायद भैया की दूसरी पत्नी अब तक किसी और घर में शिफ्ट हो गई हो और रेनू भाभी को पता ही ना हो। रीनी, तूने शादी कर ली? कहाँ है तेरे पति? क्या नाम है उनका? शंका में डूबते उतराते मैं ढेर सारे प्रश्न उस पर दाग चुकी थी। बताती हूँ बाबा, सांस तो लेने दे। हम चाय के कप लेकर उसके कमरे की वुडन फ्लोर पर ही बैठ गए थे। रोजा, मैंने एक विवाहित आदमी से शादी की है। पापा तो अम्मा के बाद ही कोरिया वापस चले गए थे। रिश्तेदारों वगैरह से भी बहुत मेलजोल कभी रहा नहीं, तो मैं एक तरह से अकेली ही थी। तब पहली पोस्टिंग के दौरान रमेश जी और मेरी जान पहचान हुई थी। परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ता में, फिर प्रणय में बदल गया था। उस समय उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया था, हर काम में मेरी मदद करते थे। धीरे धीरे मैं उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई थी। तुझे पता नहीं था कि वो विवाहित हैं? मैंने पूछ ही लिया था। मुझे पता चला था, पर काफ़ी समय बाद, पर तब तक दिल की डोर मेरे हाथ से निकल चुकी थी। तब हमने शादी करने की सोची। छोटी जगह में ये सब चीज़ें काफ़ी उछाली जाती हैं, इसलिए हमने दिल्ली ट्रांसफ़र ले लिया था। रईस जी की पहली पत्नी से परमिशन लेकर हमने मंदिर में शादी कर ली। अब यहाँ सुख से रहती हूँ। खाक सुख से है तू। तेरे पति कहाँ रहते हैं? रेनू भाभी से पूरा विवरण सुनने के बाद भी मैं उसके मुंह से उसका वर्जन सुनना चाहती थी। वो
वहीं रहते हैं अपने परिवार के साथ, यहाँ भी आते रहते हैं, कई बार तो 2-2 3-3 दिन रहकर जाते हैं। वाह, बड़ा एहसान है। अच्छा, तुझे लेकर बाहर जाते हैं? हाँ, मूवी गए थे हम लोग। कितनी मूवीज़ देखी? उनके साथ किसी पार्टी फंक्शन में गई? लिनी को मेरे आक्रोश का भान हो गया था। उसने सर झुका लिया, फिर बोली, देख रोजा, तू बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी दुनिया सांझी है, वहाँ मुझे सब बहुत मानते हैं। दोनों बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं, मुझे छोटी माँ का दर्जा दिए बैठे हैं। अच्छा, तुझे कैसे पता? कभी मिली है उनसे? मेरे कानों में गूंज गया मनीष का संबोधन, वो औरत। नहीं, मिली तो नहीं हूँ, इन्होंने बताया है। तो क्या रमेश भैया भी झूठ? अच्छा, वो तुझे पैसे देते हैं? अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। अरे उसकी ज़रूरत क्या है, अच्छी खासी नौकरी है तो मेरी। तो तेरी सैलरी का क्या होता है, कहाँ खर्च करती है सारे पैसे? अरे उनके बच्चे मेरे बच्चे ही तो हुए, उनके लिए अच्छा लगता है खर्च करना। उन लोगों को जो भी ज़रूरत होती है मदद करती हूँ। और तेरी अपनी संतान? उसने सर झुका लिया। अब वो एक्चुअली हम लोग में पहले ही तय हो गया था कि मैं उसके बारे में कभी नहीं कहूँगी। वो कहते हैं कि यही तुम्हारे बच्चे हैं। निरी मूर्ख है तू लिनी, मैंने क्रोध में दांत पीसते हुए कहा। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है तूने। जानती हूँ, पर मैं उनके बिना नहीं रह सकती थी। मेरा प्रेम पवित्र है। इस साझी दुनिया को मैंने जानते बूझते स्वीकारा है रोजा। लिनी की आंखों में अथाह प्रेम सागर हिलोरे ले रहा था। अजब थी ये साझी दुनिया, जिसमें एक और थी रेनू भाभी, जिन्होंने वित्तीय सहायता के लालच में अपने पति को एक दूसरी स्त्री के संग साझा कर लिया था। और दूसरी ओर थी कमलिनी, जिसने प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूप साझा करी थी एक ऐसी दुनिया जिसमें उसके हिस्से सिर्फ देना ही देना आया था। और ये साझी दुनिया ही उसकी संपूर्ण दुनिया हो गई थी। और रमेश भैया, उनके हिस्से क्या क्या आया सोचने की ताब नहीं बची थी मुझ में। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने जानकार उन लोगों संग ज़रूर शेयर करिए जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद।